हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने किया था डिमांड, डिज़ायर एंड वांट में डिफरेंस, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में डिफरेंस, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को इफ़ेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, वे कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो इफ़ेक्ट होती है। हमने डिमांड की डेफिनेशन में भी देखा था कि अन्य तत्वों के समान रहने पर ये वही अन्य तत्व है। तो ये क्या दे रखा है इन्होंने, मांग फलन डिमांड फंक्शन। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों में संबंध प्रकट करता है, यानी कि डिमांड और उसको डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनमें रिलेशन को दिखाता है डिमांड फंक्शन। इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या अन्य तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। ये फैक्टर है, इनको हम डिटेल में करेंगे। मांग के दो पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग से संबंधित मांग फलन भी दो प्रकार का होता है। हमने डिमांड फंक्शन देखा, डिमांड शेड्यूल देखा था। डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के हमने दो टाइप देखे थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और कर्व और मार्केट डिमांड शेड्यूल और कर्व। तो यहाँ पे इनको अलग अलग फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, अलग अलग फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन्होंने पहला दे रखा है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को इफ़ेक्ट करने वाले, इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले फंक्शन और फैक्टर। व्यक्तिगत मांग फलन से ज्ञात होता है कि बाजार में एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है, यानी कि डिफरेंट फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से किसी एक गुड्स की डिमांड जो है वो इफ़ेक्ट होती है। अन्य शब्दों में व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। मांग फलन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो डिमांड ऑफ एक्स है, एक्स कोई गुड्स है, इसकी डिमांड किस किस फैक्टर से इफ़ेक्ट होगी। प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स कमोडिटी है जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं उसका प्राइस। प्राइस ऑफ रिलेटेबल गुड्स, यानी कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस। वाई मीन्स इनकम, टी मीन्स टेस्ट और प्रेफरेंस, ई मीन्स एक्सपेक्टेशंस, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब इनको डिटेल में आगे दे रखा है। तो पहला है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो हमारी कमोडिटी है उसका ऑन प्राइस। तो सबसे ज़्यादा तो किसी गुड्स का ही प्राइस उसको इफ़ेक्ट करता है ना, उसकी डिमांड को। तो वो कैसे करेगा कि जब किसी गुड्स का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर वो महंगी है तो हम उसको कम खरीदेंगे, और जब उसका प्राइस कम होगा तो हम सस्ती होगी तो हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। तो यही इन्होंने दे रखा है कि सामान्यतः किसी भी वस्तु की मांग की मात्रा उसी वस्तु की अपनी कीमत पर निर्भर होती है, यानी कि जो एक्स कमोडिटी है या कोई भी गुड्स है उसके ही प्राइस पर उसकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें ये आगे के पॉइंट्स है। वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होगा। साधारणतः वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, तथा इसके विपरीत वस्तु की अपनी कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा उसकी मांग के संबंध को मांग का नियम कहा जाता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है इन्होंने, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होती है कि जो हमारी एक्स कमोडिटी है उससे उसको जो अदर गुड्स इफ़ेक्ट करेंगी ना, जो उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगी अदर गुड्स, उनको हम रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। तो रिलेटेड गुड्स भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देखते हैं ये क्या है। एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो रिलेटेबल गुड्स है उनके प्राइस का इफ़ेक्ट भी पड़ेगा जो हमारी एक्स कमोडिटी है उस पर। तो इसके दो टाइप क्या है, ये सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स भी होती है जो जिनका हम एक्स, मान लो हम एक्स का यूज़ करते हैं एक्स कमोडिटी का, लेकिन हम एक्स की जगह पर वाई का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम सब्सटीट्यूट गुड्स बोलेंगे। जैसे कि हम चाय पीते हैं लेकिन हम चाय की जगह पर कॉफ़ी भी पी सकते हैं, तो उनको हम सब्सटीट्यूट गुड्स बोलेंगे।
एक्स के स्थान पर, एक्स के प्लेस पर जब हम वाई का यूज़ करेंगे तो उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। तो इन्होंने क्या दे रखा है, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी का हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं ना। बॉल पेन और शाही वाला पेन, यानी कि बॉल पेन और जेल पेन, इनका भी हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इन वस्तुओं में से एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो क्या है ये कि जब मान लो टी है, टी का प्राइस बढ़ जाएगा, टी महंगी हो जाएगी, तो लोग कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कॉफ़ी की जो मांग है, डिमांड है, वो भी बढ़ जाएगी। एक की कीमत बढ़ी, इसका प्राइस बढ़ा और इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। लेकिन अगर हम पेन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बॉल पेन है, उसका प्राइस कम हो गया, बॉल पेन का प्राइस कम हो गया तो लोग जेल पेन को नहीं खरीदेंगे, तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है कि वे गुड्स जो एक दूसरे के बिना अधूरी है, एक के बिना हम दूसरी का यूज़ कर ही नहीं सकते। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। अन्य शब्दों में पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं पेन और शाही। शाही के बिना हम पेन का यूज़ कर ही नहीं सकते। कार और पेट्रोल, पेट्रोल के बिना कार चल ही नहीं सकती, इसलिए ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इनका संबंध इस प्रकार होता है कि एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग कम हो जाती है। तो मान लीजिए इंक है, इंक के प्राइस में वृद्धि हो गई, इंक के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, तो लोग इंक को नहीं खरीदेंगे, इंक की डिमांड कम हो जाएगी, और इंक की डिमांड कम हो जाएगी तो पेन की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसका प्राइस बढ़ा और इसकी क्वांटिटी कम हो गई। ऐसे ही जब अगर इंक का प्राइस है वो कम होगा तो लोग ज़्यादा इंक खरीदेंगे और पेन की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो इनमें हमने देखा, इनमें इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस और एक वस्तु के प्राइस और दूसरी वस्तु की डिमांड में इन्वर्स नेगेटिव रिलेशन है और इनमें पॉजिटिव रिलेशन है। ओके। तो नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि जब कंज्यूमर की इनकम पे इफ़ेक्ट होगा, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी या घटेगी, तो उससे गुड्स की डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन भी विभिन्न वस्तुओं की मांग को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है और इसके विपरीत भी। इसके विपरीत घटिया या निम्न कोटि की वस्तुओं जैसे मोटे अनाज के संबंध में उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है तथा इसके विपरीत भी। तो हमारी गुड्स दो टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल गुड्स और दूसरी होती है इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होती है, जिनका लोग मिडिल क्लास या हाई क्लास लोग करते हैं, और इन्फीरियर गुड्स होती है जो लोअर क्लास के लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल गुड्स, जब हमारे पास इनकम ज़्यादा होगी तो हम अच्छी वस्तुएं खरीदेंगे ना, नॉर्मल मीन्स अच्छी, तो हम अच्छी वस्तुएं खरीदेंगे तो नॉर्मल जो गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब इनकम कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब दूसरी इन्होंने दे रखी है इन्फीरियर गुड्स। जब हमारी इनकम ही कम है तो हम नॉर्मल गुड्स को तो नहीं खरीदेंगे, हम सोचेंगे कि हमें सस्ती वस्तुएं, निम्न कोटि की इन्फीरियर गुड्स ले सकें हम। तो इन्फीरियर गुड्स जो है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब हमारी इनकम जो है वो बढ़ती है तो हम नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे और इनकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कोई भी गुड्स है, जब अगर उसके टेस्ट में हमें उसका टेस्ट अच्छा लगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन अगर हम उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, उसको हमने प्रेफरेंस नहीं दी, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। यही इन्होंने दे रखा है, किसी भी वस्तु या सेवा की मांग व्यक्ति की रुचियों तथा प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है।
इन शब्दों का प्रयोग काफ़ी विस्तृत अर्थों में किया जाता है। इसके अंतर्गत फैशन, आदत, रीति रिवाज आदि को भी शामिल किया जाता है। उपभोक्ताओं की रुचियों एवं प्राथमिकताओं पर विज्ञापन, फैशन में परिवर्तन, मौसम, नए आविष्कारों आदि का प्रभाव पड़ता है। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की जिन वस्तुओं के लिए रुचि या प्राथमिकता बढ़ जाती है, उनकी मांग बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु का फैशन भी बढ़ा है ना, अगर वो ट्रेंड में आई है तो भी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर वो ट्रेंड से आउट हो गई है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाला हमारा लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस, मीन्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। जब अगर किसी गुड्स की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है, उसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम अभी से उसको स्टोर कर लेंगे, और स्टोर नहीं कर सकते तो अभी उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें ये पता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी, तो फ़िलहाल में हम उसको कम खरीदेंगे कि ताकि हम फ्यूचर में ही खरीद सकें, अपने पैसे बचा सकें। इन्होंने भी यही दे रखा है। यदि उपभोक्ता को यह संभावना हो कि भविष्य में कीमतें बढ़ जाएगी, तो वह वर्तमान में वस्तु की प्रचलित कीमत पर उसकी अधिक मात्रा खरीदेगा। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो वो अभी खरीदेगा, क्योंकि अभी वो सस्ती है। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता को यह आशा है कि भविष्य में वस्तु की कीमत घट जाएगी, फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएंगे, वो सस्ती हो जाएगी, तो वो अभी उसकी डिमांड को कम कर देगा ताकि वो फ्यूचर में खरीद सके। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड फंक्शन, यानी कि मार्केट डिमांड को इफ़ेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं। बाजार मांग फलन से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की बाजार मांग विभिन्न निर्धारित तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। यह किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, मार्केट डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। तो मार्केट जो है वो कंज्यूमर से ही बनता है ना। मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर जब होते हैं तो उनके द्वारा की जाने वाली टोटल डिमांड को ही हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करेंगे, जो एक इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेबल गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब बाजार मांग को इनके अलावा और भी इफ़ेक्ट करते हैं। ये है एन, नंबर ऑफ पर्सन्स या कंज्यूमर्स यानी कि पॉपुलेशन, जी मीन्स गवर्नमेंट, एस मीन्स सीजन एंड वाई डी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनको डिटेल में हम देखते हैं। पहला पॉइंट आता है पॉपुलेशन। तो जब अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो किसी भी गुड की डिमांड बढ़ेगी, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसमें एक बात और आती है कि जिस टाइप की पॉपुलेशन होगी उस टाइप की गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। इसमें एग्जाम्पल के द्वारा दे रखा है कि यदि स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ जाए तो उन वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है जिन्हें स्त्रियां खरीदती है। यानी कि अगर पॉपुलेशन में फीमेल्स ज़्यादा है तो उन गुड्स की, उन कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी जिनको वो यूज़ करती है, और अगर मेन ज़्यादा है तो उन कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी जो मेन यूज़ करते हैं। जनसंख्या का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ने से बाजार मांग बढ़ जाती है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, तथा कम होने से मांग कम हो जाती है। जनसंख्या की रचना का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि किस टाइप के पर्सन हमारी पॉपुलेशन में है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे हमारी किसी एक्स कमोडिटी की डिमांड को इफ़ेक्ट करेगी। तो अगर गवर्नमेंट किसी गुड्स की डिमांड को बढ़ाना चाहती है, उसके तब वो चाहती है कि इस गुड्स की डिमांड बढ़ जाए, तो वो हमें सब्सिडी देती है, उसके ऊपर हमारे पैसे कम हो जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट किसी कमोडिटी की डिमांड को कम करना चाहती है तो उस पर टैक्स लगा देती है ताकि वो महंगी हो जाए और डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाए। सरकार की नीति का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। जब सरकार किसी वस्तु की मांग में कमी करना चाहती है तो उस पर कर लगा देती है। कर लगाने से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि सरकार मांग को बढ़ाना चाहती है तो उस वस्तु की कीमत कम करने के लिए कई प्रकार की वित्तीय सहायता देती है। इसके फलस्वरूप वस्तु की मांग बढ़ जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाला नेक्स्ट फैक्टर आता है क्लाइमेट एंड सीजन,
क्लाइमेट और सीज़न डिमांड को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं कि जिस टाइप का क्लाइमेट होगा, जिस टाइप का सीज़न चल रहा होगा, उस टाइम पे यूज़ करने वाले गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इसको इसमें देखते हैं हम क्या दे रखा है इन्होंने। मांग पर जलवायु तथा मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडी जलवायु वाले स्थानों पर ऊनी की कपड़े की मांग अधिक होगी। गर्मी के दिनों में बर्फ़ की मांग अधिक हो जाती है, किंतु सर्दी में बर्फ़ की मांग कम हो जाती है। जब गर्मी है, गर्मी का सीज़न है, तो आइस की डिमांड बढ़ जाती है। इफ़ेक्ट हुआ ना सीज़न से। लेकिन अगर सर्दी है तो आइस की डिमांड हम नहीं करते, डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ भी सीज़न से इफ़ेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है। बाजार मांग पर समाज में आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण समान रूप से होता है तो मांग अधिक होगी। मान लो कोई हमारी एक एरिया की पॉपुलेशन है, अगर उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है इनकम का, सभी लोग इक्वली फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई ज़्यादा अमीर कोई ज़्यादा गरीब नहीं है, और इनकम सभी के पास इक्वल है, तो जो हमारी डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर सब डिमांड करेंगे, क्योंकि सबके पास पैसा है। इसके विपरीत यदि आय का वितरण असमान है तो मांग कम होगी, क्योंकि कुछ लोगों की आय बहुत होगी तथा अधिकतर लोगों की आय कम होगी। अगर कुछ ही लोगों के पास हमारा ज़्यादातर पैसा है और कुछ लोग गरीब है, वे डिमांड नहीं कर सकते, तो सिर्फ अमीर लोग ही करेंगे ना, तो डिमांड कम होगी। सिर्फ वही कर रहे हैं तो डिमांड हमारी कम होगी, इसलिए बाज़ार मांग भी कम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए चैनल पर जुड़े रहे, चैनल से जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।